नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके सामने अपने नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की अर्थव्यवस्था पर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज से पूरे देश में लॉकडाउन 4 आज 18 मई को हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो पूरे देश में लॉकडाउन 4 शुरू हो गया जो कि 31 मई तक चलेगा। पिछले 2-4 दिनों के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा और हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन जी, उनके द्वारा एक 20 लाख करोड़ के एक पैकेज की घोषणा की गई है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि वो जो लॉकडाउन के कारण जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था में सुस्ती आई है, उस सुस्ती को दूर करने में 20 लाख करोड़ का पैकेज उन्होंने घोषित किया है कि इससे देश की जो अर्थव्यवस्था है इसके अंदर सुधार आएगा। तो दोस्तों, आज का क्योंकि हमारा ये वीडियो अर्थव्यवस्था के ऊपर है, तो अर्थव्यवस्था का कोई भी जो अगर हम शुरू करें ABCD से शुरू करें तो एक बेसिक चीज़ जो हमें समझनी पड़ती है, एक तो GDP हमें समझनी पड़ेगी, दूसरा बजट, कि हमारे देश का जो बजट बनाया जाता है वो किस तरीके से बनाया जाता है, उसकी अलग अलग क्या क्या उसके हेड्स होते हैं, उन सब के बारे में संक्षिप्त रूप से हम बात करेंगे। जो काम की चीज़ है, जो एक आम इंसान को पता होनी चाहिए, सिर्फ हम उन मुद्दों को टच करेंगे। ये कोई प्रोफेशनल लोगों के लिए कोर्स नहीं है, आम लोगों के लिए कोर्स है जो बहुत आम भाषा में अपने देश की अर्थव्यवस्था को समझना चाहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी पड़ेगी वो है GDP मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको सकल घरेलू उत्पाद भी आप कह सकते हैं। GDP का आम भाषा में मतलब ये है कि देश की 135 करोड़ जनता पूरे साल में कितने रुपए का काम करती है, जो उसका आउटपुट है पूरे साल का, जो प्रोडक्ट है इंडस्ट्री का, एग्रीकल्चर का, हर सेक्टर का जो टोटल आउटपुट है वो कितने लाख करोड़ रुपए है, इसको GDP बोला जाता है। जो GDP कैलकुलेशन का तरीका है वो प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट का काम है, पहली चीज। दूसरी चीज जो आपको समझनी पड़ेगी, GDP सिर्फ एक अनुमान होता है, ये कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं होता, ये एक अनुमान होता है मोटा मोटा कि पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरे साल में इतने लाख करोड़ रुपए का काम कर रही है, इतने लाख करोड़ रुपए का उसका आउटपुट है। अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें, भारत की बात करें, तो हमारे देश का जो GDP है, फिलहाल जो अनुमान लगाया जा रहा है, हमारे देश का GDP 150 से 200 लाख करोड़ रुपए के बीच में है। पूरे देश का जो GDP है पूरे साल का वो 150 से 200 लाख करोड़ रुपए है। तो ये तो हो गई GDP की बात। इसके बाद हम चलते हैं बजट। दोस्तों, बजट सिंपली क्या है? बजट हमारे सरकार का जो कमाई है और जो साल का खर्चा है, जो पूरे साल की कमाई और पूरे साल का जो खर्चा है, उसका जो ब्यौरा सरकार साल के शुरू में पेश करती है कि आने वाले जो फाइनेंशियल ईयर है, वित्त वर्ष है, उसके अंदर हम इतनी कमाई का अनुमान कर रहे हैं और हम इतना पैसा इस मद में खर्च करेंगे। ये बजट है। अब बजट की अगर हम बात करें तो हमें समझना पड़ेगा कि अगर हम 2020-21 का सरकार का बजट लें, दोस्तों ये हमारी रिसर्च जो बेस है वो PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च जो एक एजेंसी है, इस एजेंसी से हमने जो डाटा लिया है, इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप लोग भी ले सकते हैं। PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च जो एक बहुत बड़ी और नामी एजेंसी है, और ये देश के हर बजट को जो है एनालाइज करते हैं, अपना ओपिनियन देते हैं। इसके साथ साथ ये हर राज्य के बजट को भी एनालाइज करते हैं। और इस एजेंसी का जो मेन काम है वो हमारे देश के नीति निर्माताओं को सुझाव देना है कि किस तरीके से अर्थव्यवस्था में और प्रशासन के अंदर सुधार किया जा सकता है, किस तरीके से हम अपने देश को और तरक्की की राह पर ले जा सकते हैं। ये बेसिकली इस एजेंसी का काम है। तो हमने जो 2020-21 का जो हमारा बजट का जो भी एनालिसिस है वो हमने इनकी वेबसाइट से डाटा लिया है, उसके ऊपर हमारा ये वीडियो बेस्ड है। तो दोस्तों, अगर हम 2020-21 के हमारे बजट की बात करें तो हमारे देश का जो 2020-21 का बजट है, इसमें हमारी सरकार कहती है कि हम लोग 2020-21 जो वित्त वर्ष है इसमें 30,42,230 करोड़ रुपया खर्च करेंगे। खर्च कितना करेंगे? 30,42,230 करोड़ रुपए हम खर्च करेंगे। अब ये तो एक्सपेंडिचर हो गया। अब बात आई रिसिप्ट के कि भाई रिसिप्ट कितनी है। रिसिप्ट का मतलब सीधे सीधे तौर पर आप ये समझिए कि सरकार की आमदनी कितनी है।
तो सरकार कहती है कि 2020-21 में हम जो अपनी आमदनी का अनुमान लगाते हैं वो है 22,45,893 करोड़ रुपए। खर्चा कितना करेंगे? 30,42,230 करोड़ रुपए। कमाई का कितना अनुमान है? 22,45,893 करोड़ रुपए। ये मोटा मोटा कमाई और खर्च का हिसाब है। जीडीपी ग्रोथ, सरकार कहती है कि हम जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाते हैं 10% हम ग्रो करेंगे। अब बात आई कि डेफिसिट, कहते हैं कि जब आप खर्चा तो कह रहे हैं कि हम 30 लाख करोड़ करेंगे, 30,42,000 करोड़ रुपए, और हमारी कमाई है 22,45,000 करोड़ रुपए, तो हमारा जो डेफिसिट है, जो खर्च का और कमाई का बीच का जो अंतर है, जो डेफिसिट है, वो कितना है? वो कहते हैं कि जीडीपी से अगर हम अनुमान लगाएं तो जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट है वो 2.7% है जीडीपी का, और फिस्कल डेफिसिट है 3.5%। अब दोस्तों जो इसमें समझने वाली बात है वो ये है कि सरकार ने कहा कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो है 30,42,230 करोड़ रुपए। अच्छा, इसके दो हेड है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। फर्क क्या है दोनों में? कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार का वो खर्चा होता है जिससे सरकार के एसेट्स में बदलाव होता है। सरकार के कुछ एसेट हो, उस एसेट्स में जुड़ जाए, कोई नया एसेट जुड़े, उस खर्च को कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब ये खर्चा हम करेंगे तो हमारे पास एक नया एसेट जुड़ जाएगा, एक नया कोई कमाई का, आउटपुट का साधन जुड़ जाए, तो उसको हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंस। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंस, जैसे कि सैलरी, आप पूरे साल में जो सैलरी दे रहे हैं, जो पेंशन दे रहे हैं, उससे सरकार को रिटर्न कोई डायरेक्ट कमाई नहीं हो रही है, वो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये सिंपल सी चीज है। अब बात आती है रिसिप्ट की। सरकार ने कहा कि हमारी जो टोटल रिसिप्ट है, जो हम कमाई का अनुमान हमारा है 2020-21 में, वो है 22,45,893 करोड़ रुपए। अब सरकार कहती है कि हमारा जो कमाई और खर्चे का बीच का जो अंतर है वो है 7,96,337 करोड़ रुपए। 7,96,337 करोड़ रुपए हमारा जो है ये अंतर है कमाई का और खर्च का। तो ये हम कहां से लेंगे? हम कर्ज लेंगे। मतलब कि 2020-21 में भारत सरकार 7,96,337 करोड़ रुपए का कर्जा लेने वाली है। अब हमने कहा कि खर्चा कितना है? 30,42,000 करोड़ का। तो इसमें से मोटा मोटा आप क्या समझिए कि इसमें से करीब करीब 13,90,666 करोड़ रुपए, जो 30 लाख रुपए सरकार खर्च करेगी, इसमें से 13,90,666 करोड़ रुपए सीधे सीधे अलग अलग मदों के अंदर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को चला जाएगा। बाकी जो है सरकार, जो केंद्र सरकार है, वो अपने हिसाब से खर्च करेगी। स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का हिस्सा 30,000 करोड़ में से कितना है? 13,90,666 करोड़ रुपए। अब आप इसमें समझिए कि सरकार ने कहा कि हमारा जो 2020-21 का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, पहले तो आप रेवेन्यू रिसिप्ट समझिए। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब है कि सरकार की वो कमाई जो हर साल होती रहेगी, जैसे कि टैक्सेस है, हर साल होंगे, टैक्सेस का कलेक्शन हर साल होगा, तो ये होती है रेवेन्यू रिसिप्ट्स। सरकार कहती है कि हमारी जो रेवेन्यू रिसिप्ट है, जो रेवेन्यू की कमाई है, वो 20,20,926 करोड़ रुपए है। दूसरा कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट सरकार की वो कमाई होती है जो वन टाइम होती है और जिससे सरकार के एसेट्स कम हो जाए, मतलब कि सरकार के एसेट्स पे इफेक्ट पड़े। जैसे कि सरकार कंपनियां बेच दे, बीएसएनएल को अगर बेच दिया जाए तो बीएसएनएल को बेचकर जो कमाई सरकार की होगी वो सरकार के बजट में किस साइड में जाएगा? कैपिटल रिसिप्ट में जाएगा, क्योंकि सरकार का एसेट कम हो गया है। सरकार टैक्स कलेक्ट कर रही है हमसे, तो उसमें सरकार का कोई एसेट खर्च नहीं होता, सरकार का कोई एसेट कम नहीं होता।
बट सरकार ने अपनी कोई कंपनी बेच दी, तो वो हमेशा के लिए सरकार का वो एसेट कम हो गया। तो उसको कहेंगे, जब एसेट बेचकर एसेट कम करने से जो कमाई हो रही है वो क्या है, वो है कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट कौन सी होगी, जो ऐसी कमाई है जो कि सरकार को हर साल हो जाएगी और जिसमें सरकार को कुछ खर्च नहीं करना, सरकार का कोई एसेट नहीं बदलेगा, एसेट कम नहीं होगा, वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। तो सरकार का 2020-21 में रेवेन्यू से कमाई होगी 20,20,926 करोड़ रुपए। कैपिटल रिसिप्ट से सरकार उम्मीद करती है कि वो 2,24,967 करोड़ रुपए कमा लेंगे। सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 26,30,145 करोड़ हो गया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब वही जो इनकम में, जो सैलरी में, पेंशन्स में, इस तरीके का जो पैसा जाता है जिससे सरकार के एसेट नहीं बढ़ रहे, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा है, जिससे सरकार का कोई एसेट इंक्रीज हो रहा है। सरकार का सपोज करिए कोई लोन डूब गया है, तो सरकार उस लोन की रिकवरी के लिए जो खर्च कर रही है वो क्या हो गया, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। सरकार रोड बना रही है, रोड क्या हो गया, वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, क्योंकि वो सरकार का एसेट बन गया। तो ये चीज है। अब जो इसमें समझने की बात है बजट के अंदर, अगर हम सब्सिडी की बात करें कि सरकार हर साल कितनी सब्सिडी बांटती है। अब सब्सिडी को आप समझिए कि सरकार फूड सब्सिडी जो देती है 1,15,570 करोड़ रुपए, 1,15,570 करोड़ रुपए भारत सरकार फूड सब्सिडी पे खर्च करेगी। 71,000 करोड़ की फर्टिलाइजर्स पे सब्सिडी देगी, 40,000 करोड़ की पेट्रोलियम पे सब्सिडी देगी, और बाकी जो सब्सिडी वाली स्कीम्स है उनमें करीबन 34,000 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी। तो करीब करीब 2,62,000 करोड़ रुपए सरकार अलग अलग मदों में सब्सिडी में इस साल खर्च करेगी। जो स्कीम्स चलती हैं, अलग अलग स्कीम्स में सरकार कितना पैसा करती है। प्रधानमंत्री किसान योजना जो है, इसका इस साल का बजट रहेगा 75,000 करोड़ का। मनरेगा का बजट रहेगा 61,000 करोड़ का। नेशनल एजुकेशन मिशन का बजट है करीबन 39,000 करोड़ का। हेल्थ मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन का बजट है 34,000 करोड़ का। और जो ये आंगनवाड़ी चलती है, आईसीडीएस सर्विसेज है, उनका बजट है 28,000 करोड़ का। और इस तरीके से तमाम जो है स्कीम्स हैं, करीबन 10-12 स्कीम है इसके अंदर, जिनमें जो है अलग अलग स्कीम्स में पैसा खर्च होगा। मोटी मोटी जो मेन स्कीम्स है वो हमने आपको बताई है। महिला विकास पर सरकार खर्च करेगी 1,43,000 करोड़ रुपए। बच्चों के विकास पर खर्च होगा 96,000 करोड़ रुपए। शेड्यूल कास्ट के विकास पर खर्च होगा 83,000 करोड़ रुपए, और शेड्यूल ट्राइब्स के विकास पर खर्च होगा 53,000 करोड़ रुपए। तो ये एक बजट का मोटा मोटा खर्चा है। और इसमें जो एक और जो चीज मेन समझने वाली है, अगर हम रुपए के हिसाब से इसमें हम चलें तो एक और बजट को जिस तरीके से समझाया जाता है कि सिंपल आम भाषा में अगर हम समझाए, तो ये हमने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का एक इमेज है, ये हमने नेट से डाउनलोड किया था। ये कहते हैं कि सरकार अगर 1 रुपया कमा रही है तो 1 रुपया आएगा कहाँ से। 1 रुपये में से 20 पैसा तो आएगा कर्जे का। अगर सरकार 1 रुपया कमा रही है, सरकार के खाते में 1 रुपया आ रहा है, तो उसमें से 20 पैसा तो आएगा कर्जे का, 18 पैसा आएगा कॉरपोरेशन टैक्स से, 17 पैसा आएगा इनकम टैक्स से, कस्टम से 4 पैसा, यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 7 पैसा, जीएसटी से 18 पैसा, नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है उससे 10 पैसा, और कैपिटल रिसिप्ट जो है उससे 6 पैसा। ये एक मोटा मोटा रुपया कहाँ से आएगा।
अच्छा, रुपया जाएगा कहाँ पे, ये भी समझने की बात है। सरकार का जो 1 रुपया अगर खर्च होता है तो उसमें से 20 पैसा कहाँ जाता है, स्टेट्स को। 18 पैसा, 1 रुपए में से 100 पैसे अगर सरकार खर्च कर रही है तो उसमें से 18 पैसा तो कर्जे का ब्याज देने में चला जाएगा। 18 पैसा, 13 पैसा कहाँ जाएगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम से उसमें चला जाएगा। 10 पैसा कहाँ जाएगा, फाइनेंस कमीशन और अदर जो ट्रांसफर्स होते हैं सरकार के उनमें जाएगा। 9 पैसा कहाँ जाएगा, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में जाएगा। 8 पैसा डिफेंस बजट में जाएगा। 6 पैसा सब्सिडी में जाएगा। 6 पैसा पेंशन में जाएगा और 10 पैसा बाकी खर्चों में सरकार का चला जाएगा। तो दोस्तों, ये तो जो मोटा मोटा एक बजट का हिसाब हो गया। दूसरा है कि जो इतना खर्चा जो हो रहा है सरकार का, जो इतना ये जो फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट होता है, ये होता कितना है। हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने 2003 में एक एक्ट पास किया था, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। ये एक्ट सरकार को कहता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हर साल अपने डेब्ट को कम करे, रेवेन्यू डेफिसिट को कम करे, फिस्कल डेफिसिट को कम करे। तो जो फिस्कल हमारा डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट बेसिकली होता क्या, फिस्कल डेफिसिट सीधा सीधा मतलब आप ये समझिए कि सरकार हर साल कितना कर्जा ले रही है। अपने खर्चों को पूरा करने के लिए सरकार को हर साल कितना कर्जा लेना पड़ रहा है, वो मोटा मोटा आप समझिए कि वो फिस्कल डेफिसिट है। फिस्कल डेफिसिट 2020-21 में सरकार का अनुमान है कि जो हमारा टोटल जीडीपी है इसका करीबन 3.5% फिस्कल डेफिसिट रहेगा। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट होता है कि सरकार की जो रेवेन्यू रिसिप्ट, जो रेवेन्यू वाली कमाई है उसमें और जो रेवेन्यू वाला खर्चा है उसके अंदर कितना अंतर है, उस अंतर को हम बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिफरेंस होता है रेवेन्यू डेफिसिट। और फिस्कल डेफिसिट होता है मोटा मोटा कि सरकार इस साल कितना कर्जा लेगी और वो कर्जा जीडीपी का कितना परसेंट है, ये हो गया फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट 2020-21 में 3.5% रहने का अनुमान है जीडीपी के मुकाबले, और रेवेन्यू डेफिसिट 2.25% रहने का अनुमान है। अब बात आई दोस्तों कि प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन 4 के पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनना है। तो आत्मनिर्भर हम बनेंगे कैसे, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि सरकार के पास अपनी कमाई को बढ़ाने का और खर्चों को कम करने का क्या क्या ऑप्शन सरकार के पास है। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा, जब भी हम अगर अर्थव्यवस्था में सुधार की बात करते हैं, आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, तो हमें यह समझना होगा कि हम बाहर के देशों से क्या मंगा रहे हैं और उसका हम कितना खर्चा कर रहे हैं और उस खर्चे को हम किस तरीके से कम कर सकते हैं। तो इंपोर्ट्स की अगर हम बात करें कि हम इंपोर्ट क्या कर रहे हैं, जो टॉप चीजें हम इंपोर्ट करते हैं उसमें टॉप में आता है ऑयल, पेट्रोल, डीजल जो हम विदेशों से ला रहे हैं, क्योंकि हमारे अपने देश में पेट्रोल डीजल का भंडार नहीं है। तो हमारा जो पेट्रोल डीजल की जो जितनी भी खपत है वो उसका अधिकतर हिस्सा विदेशों से आता है। इसके क्योंकि ऑयल की जो कीमत है बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, तो इसका जो ऑयल का जो बजट है हमारी सरकार का, इंपोर्ट का जो बजट है, ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है। फिर भी अगर एक मोटा अनुमान लगाया जाए तो हर साल करीब करीब 7 लाख करोड़ रुपए का हम तेल आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। 7 लाख करोड़ का। ये वेरी करती है बहुत ज्यादा प्राइसेस, क्योंकि जो ऑयल का जो प्रति बैरल जो कॉस्ट है वो कभी $25 प्रति बैरल भी हो जाता है, कभी वो $125 प्रति बैरल भी हो जाता है। तो इतना ज्यादा फ्लक्चुएशंस जो है ऑयल के रेट्स में होता है, उसकी वजह से जो इंपोर्ट का हमारा खर्चा है ऑयल का वो चेंज होता रहता है। अगर जो है हम मोटा मोटा उसको लगाएं तो ये समझिए कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें जितनी कम होंगी, हमारा जो इंपोर्ट का जो बजट है वो उतना ही कम हो जाएगा ऑयल का, क्योंकि हमें सस्ता मिलेगा बाहर से। $25 प्रति बैरल मिले और $100 प्रति बैरल मिले, $100 मिला तो 25 के मुकाबले हमारा खर्चा हो गया 4 गुना। तो ये समझने की बात है। अब क्योंकि जो बाहर से जो भी सामान आता है, इंपोर्ट हम लोग करते हैं, उसके बदले हमें जो पेमेंट है वो डॉलर में करनी पड़ती है। तो डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया कितना मजबूत है उस पर भी
जो है हमारा ये सारा खर्चा डिपेंड करता है इंपोर्ट का। तो मोटा मोटा आप अनुमान ये लगाइए कि हम 7 लाख करोड़ रुपए का जो है कच्चा तेल बाहर से आयात करते हैं। इसकी ऊपर नीचे बजट होता रहता है, बैरल के जो कीमत चलती है कच्चे तेल की। दूसरा हमारा जो मोटा जो इंपोर्ट है वो है सोना, प्रीशियस स्टोन। हम लोग हर साल करीब करीब 4 लाख करोड़ रुपए के प्रीशियस स्टोन, जिसमें कि एक बड़ा हिस्सा गोल्ड का है, वो इंपोर्ट करते हैं। 4 लाख करोड़ रुपए हर साल। तीसरा हम जो करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो हम इंपोर्ट करते हैं, उसका जो हमारा हर साल का बजट है वो है करीबन 2 लाख करोड़ रुपए का। उससे जो नेक्स्ट है वो हैवी मशीनरी। हैवी मशीनरी जो हम इंडस्ट्रीज के लिए बाहर से इंपोर्ट करते हैं, उसका हमारा होता है 2 लाख करोड़ रुपए खर्चा। ऑर्गेनिक केमिकल्स, जो ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, जैसे ये जो हम बाहर जो खेतों में जो छिड़कते हैं या और जो भी लगता है इंडस्ट्री में लगता है, जो ऑर्गेनिक केमिकल्स हम लोग इंपोर्ट करते हैं, करीब करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए हर साल हम लोग इंपोर्ट करते हैं। छठे नंबर पर आता है प्लास्टिक। प्लास्टिक तो हमारे देश में प्लास्टिक के प्रोडक्ट बहुत बन रहे हैं, लेकिन कुछ तरीके के प्लास्टिक्स होते हैं जो हमें बाहर विदेशों से मंगाने पड़ते हैं। उनका हमारा जो इंपोर्ट का बजट है हर साल का, वो करीब करीब 75,000 करोड़ का है। उससे नेक्स्ट जो चीज है वो है एनिमल एंड वेजिटेबल ऑयल। विदेशी कहते हैं ना भाई, हिंदुस्तान के खाने में तो तेल ही तेल होता है, तो हमारे इंपोर्ट का भी एक बड़ा हिस्सा जो है वो तेल का है, चाहे वो खाने वाला तेल हो चाहे गाड़ी में डालने वाला तेल हो। हम हर साल करीब करीब एनिमल और वेजिटेबल ऑयल जो है वो करीब करीब 65,000 करोड़ का इंपोर्ट करते हैं। उससे अगला है 45,000 करोड़ का हम इंपोर्ट करते हैं आयरन एंड स्टील। 45,000 करोड़ हर साल। अब दोस्तों हमें समझना ये है कि जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें हम कहाँ कमी कर सकते हैं। तो इसके लिए जो एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, अगर हम पहले नंबर पे चलें कि ऑयल, देखिए अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, ऑयल मंगाना पड़ेगा, मजबूरी है, उसको आप कम नहीं कर सकते। वो वक्त के साथ हमारी डिमांड, हमारा इंपोर्ट बढ़ेगा, लेकिन हम उसमें कुछ हद तक कमी कहाँ कर सकते हैं। हमारे देश में जो तेल का भंडार है, उस तेल के भंडार को हम अच्छे से एक्सप्लोर करें, एक्सप्लॉइट करें। इसमें समझने की बात यह है कि हमारे देश में जो ऑयल एक्सप्लोरेशन का एक बड़ा हिस्सा सरकारी कंपनियों के पास है, ओएनजीसी और जो ऑयल इंडिया वगैरह है, इनके पास एक बड़ा हिस्सा है। हमारे यहाँ पे तेल कंपनियों को, प्राइवेट तेल कंपनियों के पास बहुत छोटा हिस्सा है, जिसमें कि रिलायंस है, केर्न इंडिया है। दोस्तों अगर आप इनका पिछले 5 से 10 साल का इतिहास उठा के देखेंगे तो ओएनजीसी तकरीबन प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले कहीं भी स्टैंड नहीं करती है। केर्न इंडिया का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे पिछले 5 साल का, 10 साल का ऑयल एक्सप्लोरेशन का, ओएनजीसी का, तो आप समझ जाएंगे कि हमारा जो तेल का इंपोर्ट बजट है वो कम क्यों नहीं हो पा रहा है, और क्यों हम अपने देश के जो ऑयल जो है हमारे पास ऑयल फील्ड से, उनको हम क्यों नहीं प्रॉपरली एक्सप्लॉइट कर पा रहे हैं। एक मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले 10 सालों में केर्न इंडिया का जो ऑयल एक्सप्लोरेशन है, जो उसका शेयर है वो 3.5 गुना बढ़ा है। जो बाजार में उसका ऑयल एक्सप्लोरेशन का जो शेयर है वो 10 साल में 3.5 गुना बढ़ा है। और ओएनजीसी का शेयर पिछले 10 सालों के अंदर 76% से घटकर 62% हो गया। मतलब करीब करीब 5वां हिस्सा जो ऑयल एक्सप्लोरेशन मार्केट में ओएनजीसी का था, 5वां हिस्सा कम हो गया है, 76% से 62%। दूसरा जो हमारा जो इंपोर्ट्स बजट है उसके अंदर दूसरी बड़ी चीज है गोल्ड। हम गोल्ड के दीवाने हैं, हिंदुस्तानी आदमी गोल्ड का दीवाना है। हमारे घरों में इतना सोना भरा हुआ है जो बड़े बड़े देशों की सरकारों के पास नहीं है। इसकी वजह से हमारा जो खर्चा है वो बढ़ जाता है, इंपोर्ट का बजट बढ़ जाता है। इसके लिए अर्थशास्त्रियों ने सरकार को बहुत बार कहा कि भाई आपको एक अच्छी गोल्ड बॉन्ड स्कीम ऐसी लेकर आइए कि जो फिजिकल गोल्ड खरीदना कम हो जाए और लोग गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करें।
तो उससे हमारा जो इंपोर्ट बजट है उसमें बहुत फर्क पड़ेगा और हम जो विदेशी मुद्रा को, अपने डॉलर्स को बचा पाएंगे, हमें कम खर्च करना पड़ेगा। लेकिन सरकार अभी तक कोई बहुत अच्छी गोल्ड बॉन्ड स्कीम नहीं ला पाई है, ये भी सरकार की एक विफलता है। इसके अलावा आप आगे चलेंगे, मिनरल एक्सप्लोरेशन, माइनिंग। आप जानते होंगे कि हमारे देश में माइनिंग अधिकतर सरकारी कंपनियों तक सिमटी हुई है। बहुत लिमिटेड स्तर पर प्राइवेट कंपनीज को छूट दी गई है माइनिंग के लिए, लेकिन जहां भी छूट दी गई है वहां पे प्राइवेट कंपनियों की माइनिंग एक्सप्लोरेशन सरकारी कंपनियों के मुकाबले बहुत बढ़िया रही है। आप देखिए, नाल्को जो हमारी सरकारी कंपनी है एल्यूमिनियम एक्सप्लोरेशन की, उसका पिछले 5 साल में जो आउटपुट है वो तकरीबन बराबर है, एक बराबर है, 5 साल में कोई बदलाव नहीं है। लेकिन हिंडाल्को जो प्राइवेट कंपनी है उसका आउटपुट पिछले 5 साल में 2.5 गुना बढ़ा है। अब अगर हमारे देश में कोई मिनरल आउटपुट बढ़ रहा है तो इसका मतलब सीधे सीधे कि हमारा इंपोर्ट बजट कम होगा, हमें वो मिनरल कम मंगाना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद देखिए, हिंदुस्तान जिंक जो एक प्राइवेट जिंक एक्सप्लोरेशन कंपनी है उसका हर साल 3% इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि बढ़ रहा है एक्सप्लोरेशन। हमारा जो इंपोर्ट बजट है वो कम हो रहा है, हमें जिंक नहीं मंगाना पड़ रहा। तो ये जो इनएफिशिएंट पीएसयूज है सरकार को, ये जो इनएफिशिएंट पीएसयूज है जो सिर्फ और सिर्फ सरकार का पैसा खर्च कर रही है, इनको सरकार को बंद करना होगा, प्राइवेटाइज करना होगा। यही एकमात्र सही रास्ता है सरकार के पास। बीएसएनएल है, एयर इंडिया है, ओएनजीसी है, ये जो कंपनियां हैं इनको प्राइवेटाइज करना सरकार के लिए ज्यादा बेहतर ऑप्शन है बजाय कि इनके अंदर पैसा डालने के। अभी आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में बीएसएनएल में, एयर इंडिया में किस तरीके से सरकार ने पैसा डाला है। ये आपकी और हमारी कमाई का जो पैसा इन कंपनियों में डाला जाता है वो अल्टीमेटली जीरो हो रहा है, क्योंकि इन कंपनीज का आउटपुट कभी भी प्राइवेट सेक्टर के साथ मैच नहीं हो सकता। देर सवेर ये कंपनियां बिकेंगी और जो पैसा अब ये पिछले 5 सालों में, 10 सालों में सरकारें इन कंपनियों में डाल रही हैं, ये एक टोटल वेस्टेज है। इसका कोई आउटपुट नहीं निकलना है, अल्टीमेटली ये कंपनियां सेल आउट होनी है। तो जितना हम जल्दी सेल आउट करेंगे उतना हमारे लिए बेहतर रहेगा। हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो भी कम होगा और जो खर्च है हमारा वो खर्च कम हो जाएगा। कमाई 1-2 साल के लिए जब बेचेंगे तो बढ़ जाएगी। तो ये बेचना ही एकमात्र उपाय है। सरकारी सिस्टम प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले में कंपनीज को कभी भी प्रॉफिटेबल वे में नहीं चला सकते हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम चलें तो और हम जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है, जो सरकार का जो कर्जा है, वो कम करने के और क्या तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि जो इनकम टैक्स की रेंज है उसको बढ़ाया जाए। अभी एक मोटा मोटा अनुमान ये है कि पूरे देश में करीबन 2% लोग इनकम टैक्स भरते हैं। इस दायरे को, इनकम टैक्स के दायरे को कैसे बढ़ाया जाए, इसको दायरे को बढ़ाने का एक तरीका ये है कि एक शुरुआती स्ट्रेटा ऑफ पॉपुलेशन जो है उसको टैक्स फ्री कर दिया जाए और उसके ऊपर जो है टैक्स की रेट्स इस हिसाब से रखी जाए कि लोगों को टैक्स भरना टैक्स बचाने से ज्यादा आसान लगने लगे। अभी आप देखेंगे कि 10-12 लाख के ऊपर जो टैक्स की स्लैब है 30% है। आप 100 रुपया कमा रहे, 30 रुपया सरकार ले लेती है। तो उससे होता क्या कि इतनी हाई रेट जो इनकम टैक्स की, उसकी वजह से लोग टैक्स चोरी करना ज्यादा मुनासिब समझते हैं। करना क्या चाहिए कि शुरू के 10 लाख या 15 लाख रुपए को सरकार के द्वारा टैक्स फ्री कर देना चाहिए और ऊपर के जो स्लैब्स हैं उनके जो रेट्स हैं, जो परसेंटेज है 10, 20, 30, उसको कम कर देना चाहिए। मोटा मोटा एक जो दुनिया के अधिकतर अर्थशास्त्री मानते हैं कि सरकार को अपने नागरिकों की कमाई का 6ठा हिस्सा टैक्स के रूप में लेना चाहिए। ये एक मोटा मोटा अनुमान है जो कहते हैं कि तकरीबन इम्प्लीमेंट भी हो सकता है, सरकार के फिस्कल डेफिसिट को भी कंटेन करेगा और नागरिकों को भी ईमानदार बने रहने के लिए प्रेरित करेगा। सबसे जरूरी चीज, अगर मैं 100 रुपए कमा रहा हूं, सरकार उसमें से अगर 15-16 रुपए मेरे से टैक्स लेती है तो मुझे नहीं लगता कि मैं चोरी करने की सोचूंगा टैक्स को,
बट हाँ, अगर सरकार मेरे को 100 रुपए में से 30 रुपए लेने की कोशिश करेगी तो कहीं ना कहीं मेरे मन में भी एक आएगी बात कि भाई कहीं ना कहीं मैं किसी तरीके से टैक्स को सेव करूं। तो टैक्स के जो स्लैब्स हैं वो इस तरीके से होनी चाहिए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग टैक्स भरें, और जो रेट्स हैं इनकम टैक्स के वो इस तरीके से हों कि लोग चोरी करने की ना सोचे, उनके लिए टैक्स भरना टैक्स चोरी करने से ज्यादा आसान हो। तो इससे आपके टैक्स के दायरे में भी ज्यादा लोग आएंगे, ब्लैक मनी भी जनरेट नहीं होगा, लोग ईमानदारी के साथ अपना जीवन जी सकेंगे, उनके अंदर एक भावना भी आएगी, देश के प्रति ईमानदारी की भावना आएगी। तो वो भी एक जरूरी चीज है। दूसरी जो चीज है, जो कॉरपोरेट्स, देखिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि बिजनेसमैन चोर नहीं है। इस देश के अंदर एक भावना क्रिएट कर दी गई, एक फीलिंग क्रिएट कर दी गई कि बिजनेस जो करता है वो चोर होता है। देखिए सरकार कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सरकार अपने हर नागरिक को रोटी कपड़ा मकान नौकरी नहीं दे सकती है। बिजनेस ही एक ऐसी चीज है जो देश की जनसंख्या के सबसे बड़े हिस्से को रोटी कपड़ा मकान और नौकरी देता है। लेकिन हमने उसी बिजनेस को बदनाम कर दिया, चोर बता दिया, देशद्रोही बता दिया, ब्लैक मनी वाले बता दिया। हमें इस सोच से बाहर निकलने की जरूरत है। अगर बिजनेस ब्लैक मनी जनरेट कर रहा है तो वो सरकार की गलत पॉलिसीज की वजह से कर रहा है। जो पॉलिटिशियंस बिजनेस को टॉर्चर करते हैं, एक्सटॉर्शन करते हैं, लाइसेंस, तो ये जो बिजनेस चलाते हैं ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा आधार है। लेकिन हमने इन लोगों को चोर बना दिया, ब्लैक मनी वाला बना दिया, हवाला वाला बना दिया। ये अपने आप में मुझे लगता है कि एक बहुत ही गलत चीज है। दूसरा, जो कॉरपोरेट टैक्स है वो एक आसान होना चाहिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो ठीक होना चाहिए, उसमें सुधार होना चाहिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए, उस पर काम करने की जरूरत है ताकि हमारा इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़े। इसके अलावा जो है, अगर हम तो दोस्तों ये जो तरीके हैं जो फिस्कल डेफिसिट के कंटेन करने के, इंपोर्ट बजट को कम करने के, हमें लगता है कि इन मुद्दों पर सरकार को और काम करने की जरूरत है। एक दूसरी चीज जो हमें समझनी होगी कि हमारे जो देश का एक जो ये 20 लाख करोड़ का जो एक दिया गया सरकार के द्वारा कि भाई 20 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज दिया गया है। हमने पहले भी कहा था कि ये जो राहत पैकेज होते हैं, अक्सर लोगों के दिमाग में एक इंप्रेशन होता है कि सरकार आएगी और उनकी जेब में इतना पैसा डाल देगी। ऐसा नहीं होता। राहत पैकेजेस जो होते हैं इनको देने का अपना एक तरीका होता है, अपनी एक मजबूरी होती है कि इनको किस तरीके से दिया जा सकता है। अगर हम हमारे देश की बात करें तो हमारे देश के ऊपर आज की तारीख में करीब करीब 140 लाख करोड़ का कर्जा है। 140 लाख करोड़ का कर्जा है और हमारे देश की जीडीपी का अनुमान करीबन 200 लाख करोड़ है। इसका मतलब हम पूरे साल में पूरा देश जितना अगर 100 रुपया कमा रहा है तो उस 100 रुपए के मुकाबले हमारे ऊपर 70 रुपए का तो कर्ज है। अगर हम पूरे साल में 100 रुपए कमा रहे हैं तो 70 रुपए का तो हमारे ऊपर कर्ज है। ये हमें समझने की जरूरत है। और उस कर्ज का ब्याज भरने के लिए हमें हर साल करीबन 7 लाख करोड़ रुपए उधार लेना पड़ता है उस कर्ज के ब्याज को भरने के लिए। तो जो 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज दिया गया है ये हमारी भारत सरकार के पूरे साल के बजट का 2/3 हिस्सा है। हमारा सरकार का, भारत सरकार का एक साल का बजट 30 लाख करोड़ रुपए है और जो राहत पैकेज है वो 20 लाख करोड़ रुपए है। जो 20 लाख करोड़ रुपए भी जो दिया जाएगा इसमें से अधिकतर पैसा अलग अलग मदों में कर्जे के रूप में दिया जाएगा कि इस स्कीम के अंदर इस बिजनेस को इतना 1000 करोड़ का लोन दे दिया जाए, इस स्कीम के अंदर इस बिजनेस को इतने 1000 करोड़ का लोन दे दिया जाए। तो इस तरीके से लोन दिया जाएगा इस राहत पैकेज में। ये समझने की बात है। जो लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि आएगी सरकार और जेब में पैसा डाल देगी, इस तरीके से राहत पैकेज नहीं दिए जाते हैं।
तो जो 20 लाख करोड़ रुपए आएगा, इसका जो असर है वो धीरे धीरे आएगा, एकदम से रातों रात अर्थव्यवस्था नहीं सुधरेगी। सरकार को अगर अपने खर्चों को कम करना है तो पहली चीज तो ये है कि सरकार अपने जो अंदरूनी खर्चे हैं उनको कम करे, इंपोर्ट का जो बजट है उसको कम करे, देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान दे। हमारा जो सबसे बड़ा इंपोर्ट होता है वो चाइना से होता है, और फिनिश्ड गुड्स अधिकतर जो है मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स होते हैं या फिर हमारी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल्स होते हैं जो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद जो हमारा इंपोर्ट होता है वो सऊदी अरब से और इनसे इराक वगैरह से होता है जहां से तेल आता है। तो जो चाइना से जो प्रोडक्ट आ रहे हैं, फिनिश्ड प्रोडक्ट आ रहे हो, रॉ मटेरियल आ रहे हो, उनके लिए देश में जो है फैसिलिटीज बढ़ानी होंगी ताकि हमारा चाइना से इंपोर्ट कम हो। तेल की जहां तक बात है, देश के अंदर जो ऑयल फील्ड्स हैं उनके अंदर प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए ताकि जो हमारी ऑयल फील्ड्स हैं उनका बेटर एक्सप्लॉइटेशन हो पाए। जो गोल्ड है, गोल्ड को लेके सरकार को क्या करना चाहिए, एक ऐसी गोल्ड बॉन्ड स्कीम लानी चाहिए कि लोग फिजिकल गोल्ड की बजाय वो बॉन्ड खरीदें ताकि हमारा जो गोल्ड का इंपोर्ट बजट है वो कम हो। तो इस तरीके की जो चीजें हैं इनके ऊपर मुझे लगता है सरकार को काम करने की जरूरत है। अभी कोरोना की वजह से बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज चाइना छोड़ना चाहती हैं। अब ये भारत सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि उनमें से कितनी कंपनीज की मैन्युफैक्चरिंग को हम लोग चाइना से उठाकर भारत शिफ्ट करवा सकते हैं। ये हमारी सरकार की मेहनत पर निर्भर करेगा। तो हमें लगता है कि इन सब मुद्दों पर अगर हमारी सरकार काम करे और हम लोग स्वदेशी को अपनाने पर जोर दें, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट के ऊपर अगर हम लोग ध्यान दें, उसके ऊपर जोर करें, तो मुझे लगता है कि हमारी अर्थव्यवस्था जो कि एक कंजप्शन बेस्ड अर्थव्यवस्था है, हम लोग कोरोना का जो असर है और जो वैश्विक स्तर पर जो कोरोना की वजह से मंदी है, इसको हम ज्यादा बेटर तरीके से हैंडल कर पाएंगे। तो दोस्तों, हमें लगता है कि हमारा आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इसके अंदर जो हमने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर जो बात की है वो भी आपको पसंद आएगी। तो इन सब मुद्दों पर आपकी जो भी राय हो, जो भी सुझाव हो, वो हमारे साथ शेयर जरूर करें। आगे के वीडियोस में हम उन मुद्दों पर भी बात करेंगे। हमारा आज का ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम इसी तरीके के जो रोचक वीडियोस हैं, जो लेटेस्ट अपडेट्स के वीडियोस हैं, वो लेकर आपके सामने आते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।